आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है द मुग़ल एम्पायर। ये चैप्टर नंबर हमारा 4 है। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में। चैप्टर का नाम है द मुग़ल एम्पायर। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। समझेंगे तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ के चैप्टर को समझ पाओगे अच्छे से। तो पहले इस चैप्टर के बारे में समझिए, इसमें है क्या और किस चीज़ के बारे में आप इसके अंदर पढ़ेंगे। मुग़ल एम्पायर के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। मुग़ल एम्पायर का मतलब हुआ बेसिकली हमारे इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक मुग़ल मतलब मुसलमान राजाओं का कंट्रोल रहा है, मुस्लिम राजाओं का कंट्रोल रहा है। तो कौन से मुस्लिम राजा कब आए, वो राजा कब बने, उनका रूल करने का क्या तरीका था, ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर है आपका द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर का सिंपल सा मतलब हुआ किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मुग़ल के बारे में। यानी कि मुग़ल का मतलब हो गया मुस्लिम राजा के बारे में। एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो ये सब मुस्लिम राजा हैं और ये सबको हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं, मुग़ल बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, मुग़ल बोल देंगे। तो हमारे इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक मुसलमान राजा का कंट्रोल रहा है और उसी के बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर होने वाला है कि आखिर उन लोगों ने कैसे हमारे इंडिया के अलग अलग जगहों को रूल किया, है ना, क्या अच्छा था क्या ख़राब था, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नाम जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं हमेशा से, बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, इन सब के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो ये जितने भी नाम हमने लिए हैं ये सब कौन है, मुस्लिम राजा हैं। इन सबको हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं, मुग़ल बोल देते हैं, ठीक ना। और जहाँ जहाँ इन्होंने कंट्रोल किया, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे इनका कब्जा हुआ, उस सारे जगह को हम लोग एक बार क्या बोल देंगे, मुग़ल एम्पायर बोल देंगे, ठीक है। अब चलिए आइए तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका मुग़ल एम्पायर, जिसमें हम लोग बात करेंगे मुस्लिम राजा के बारे में कि कब वो आए, कैसे उन्होंने रूल किया, किस किस प्रकार के राजा हमारे सामने आए, मुस्लिम राजा, जिनका रूल करने का तरीका क्या था, ये सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या है। देखो लिखा हुआ है फ्रॉम द हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के हाफ का मतलब क्या हुआ, 1550 के आसपास, 1550 के आसपास का बात हो रहा है। तो फ्रॉम द हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी का हाफ मतलब ये बात कर रहा है किसका, 1550 तक का, ठीक ना। तो उस समय से लेके मुगल्स एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली until the 17th century they control nearly all of the सब कॉन्टिनेंट। तो 17th सेंचुरी तक ये लोग अपना पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं अलग अलग जगह पर। आप इसको ऐसे समझिए सिंपल सा, इनका जो कंट्रोल है मतलब इनका जो रूल है वो कब से स्टार्ट हुआ, 1550 के आसपास स्टार्ट हुआ, ठीक। और कब तक चलता है इन लोगों का, अंटिल द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब कितना हो गया बताइए ज़रा, हाँ सोचो। 17th सेंचुरी का मतलब 1600, समझ रही यार बात। सेंचुरी जो है ना हमेशा एक कदम आगे रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में। इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा 21वीं सदी का मतलब हो गया 2000, ओके। उसी तरीके से हमारा ये है 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 1600, ओके। कोई बोले 19th सेंचुरी, इसका मतलब क्या हो गया, 1800 तक, सिंपल, ठीक ना। तो यहाँ पे हो रहा है बात फ्रॉम द हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के हाफ, इसका मतलब हुआ 1550 से लेकर और 17th सेंचुरी तक। और 17th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा 1600 तक, ओके। इस समय तक इन लोगों का कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चुका था। मतलब इन लोगों का जो दायरा है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। कहाँ पे ज़्यादातर, इंडिया के अंदर जो आपका आगरा है और दिल्ली है, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझो सिंपल सा, 1550 के आसपास तक ये लोग आगरा और दिल्ली को अपने कब्जे में ले चुके थे, ओके। और 17th सेंचुरी आते आते तक इंडिया के लगभग अधिकतर पार्ट पे इनका कब्जा हो गया था, ठीक है, ऐसे समझना है।
अब तो ये दो डेट याद रहेगा। तो 16 सेंचुरी के हाफ, इसका मतलब 1550 के आसपास इन लोगों का जो कंट्रोल है, इनका जो किंगडम है अपना पूरा, जिनका साम्राज्य है वो आगरा और दिल्ली तक फैल चुका था। मतलब आगरा, दिल्ली, यहाँ तक के जगहों पर इन लोगों का कंट्रोल हो चुका था। ये लोग इसको अपने कब्जे में ले चुके थे। और 17 सेंचुरी आते आते तक इन लोगों का लगभग इंडिया के अधिकतर पार्ट पे कब्जा हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस। इन्होंने स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि कैसे रूल किया जाता है, ये इन्होंने अच्छी तरीके से सिखाया है। मतलब रूल करने का भी एक तरीका होता है जो कि आने वाले समय में लोगों ने उसको फॉलो किया है ना। तो मुगल्स जो थे, जो मुस्लिम राजा थे, उन्होंने केवल रूल नहीं किया अलग अलग जगह पे, बल्कि रूल कैसे करना होता है और रूल करके उस जगह को कैसे चलाना होता है, कैसे उसको आगे बढ़ाना होता है, ये भी इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल सेट किया, है ना। ऐसा नहीं कि किसी जगह को बस कब्जे में कर लिए, हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं। उसको कब्जे में करके कैसे उसको चलाना है, वहाँ पे किस तरीके से शासन चलेगा, कैसे लोगों के ऊपर टैक्स वगैरह लगेगा, सब कुछ उन लोगों ने अच्छे तरीके से वहाँ पे किया था। मतलब इन लोगों का रूल करने का तरीका भी क्या था, अलग था, है ना। एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नेंस का मतलब हो गया कि पूरा सिस्टम कैसे चलता है, ये भी इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाया था। ठीक ना। मतलब देखो, एक होता है बस हमला किया जीत लिया, ऐसा नहीं था इन लोगों में। हमला करते थे, जीतते तो थे, साथ ही साथ उस जगह को कैसे प्रॉपर तरीके से चलाना है ताकि मुगल्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, उनका खजाना भर सके, है ना। और पूरा का पूरा एक सिस्टम कैसे वहाँ पे लाना है ताकि उनका एक अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सके, उस एरिया को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके। तो इसका एग्जाम्पल उन लोगों ने काफ़ी अच्छा सेट किया था। ठीक है ना। मतलब रूल करने का तरीका भी इन लोगों का अब उनके हिसाब से बहुत अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर। शुरुआत में मुगल एम्पायर जो थे, जो मुस्लिम राजा थे, वो कहाँ रहते थे शुरुआत में? रेड फोर्ट में। जो आप देखते हैं ना आज लाल किला हमारे दिल्ली का, तो उसी लाल किले में, यानी कि उसी रेड फोर्ट में मुगल्स रहते थे, यानी कि मुस्लिम राजा शुरुआत में रहते थे। लेकिन बाद में समय बीता, जैसे जैसे और टाइम बीता, उसके बाद इन लोगों का जो दायरा था वो दिल्ली के बाहर भी फैला। केवल दिल्ली और आगरा तक ही ये लोग समेट के नहीं रह गए, इन लोगों का दायरा और भी आगे बहुत दूर तक बढ़ा था। लेकिन शुरुआत में इन लोगों का घर कहाँ हुआ करता था? दिल्ली के लाल किला में, रेड फोर्ट में। ठीक ना। आगे बढ़ें। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। तो इंट्रोडक्शन में दो बात बस आपको ध्यान रखना है, दो तीन बात, कि 1550 के आसपास, मतलब 1515 के टाइम तक इन लोगों का कब्जा जो है वो दिल्ली और आगरा तक हो चुका था। और 17 सेंचुरी लगभग आते आते तक, 17 सेंचुरी के आसपास लगभग आप बोल सकते हैं कि अधिकतर पार्ट पे इनका कब्जा हो चुका था इंडिया के। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जहाँ पे रूल किया, वहाँ पे केवल रूल नहीं किया, बल्कि वहाँ पे कैसे सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाना है ताकि मुगल्स का, यानी कि मुस्लिम राजाओं का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ये भी उन लोगों ने वहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। और इन लोगों का शुरुआती टाइम पे घर कहाँ हुआ करता था? मतलब ये लोग रहते कहाँ थे, सारा कंट्रोल कहाँ से करते थे? रेड फोर्ट से करते थे, दिल्ली के लाल किला से करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझो कि ये मुगल्स थे कौन। हम लोग इस चैप्टर में मुगल्स के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले तो आप ये समझो कि ये मुगल्स थे कौन। ठीक है, कहाँ से आए थे, क्या था नहीं था, सब कुछ इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये मुगल्स आखिर थे कौन, है ना। एकदम ध्यान से समझिए। दी मुगल्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। ये ना जो मुगल्स थे, ये पूर्वज थे दो महान तरफ के राजाओं का। अभी आपको एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। फ्रॉम देयर मदर्स साइड दे वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान। जेंगिस खान जो कि डेथ कब कर गया था, उनका जो मृत्यु है वो कब हो चुका था? 1227 में। और जेंगिस खान कौन था? मंगोल का रूलर था, मंगोल का वो राजा था, हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो चाइना के ऊपर आपको एक कंट्री मिलेगा मंगोलिया। चाइना के ऊपर आपको एक कंट्री मिलेगा मंगोलिया। तो मंगोलिया का जो राजा था उसका नाम क्या था? जेंगिस खान। क्या नाम था? जेंगिस खान। और
ये इनका जो डेथ हुआ वो 1227 में हो चुका था। तो पूरा कहानी आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बात हो रहा है, पहला बात जंगीज़ खान का। तो ये जंगीज़ खान जो है ना मंगोलिया का राजा था। ये राजा मंगोलिया का था, लेकिन इनका कंट्रोल मंगोलिया पे भी था, चाइना पे भी था, और साथ ही साथ एशिया का जो सेंट्रल वाला पार्ट है, मतलब जो बीच वाला पार्ट है, वहाँ तक इनका कब्जा अच्छी तरीके से फैला हुआ था। हाँ, वहाँ तक भी समझ आ रही है बात। तो जंगीज़ खान बेसिकली राजा कहाँ का था? मंगोलिया का, ठीक ना। लेकिन केवल इसका जो कंट्रोल है, कब्जा है, वो मंगोलिया तक नहीं था। राजा ये भले मंगोलिया का था, लेकिन इनका जो कब्जा था वो चाइना पे भी था, मंगोलिया पे तो था ही, साथ ही साथ जो एशिया का सेंट्रल वाला पार्ट है, मतलब जो बीच वाला पार्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसका बोल सकते हैं अफगानिस्तान, है ना, हाँ ये सब भी आप बोल सकते हैं। तो इन सारे एरिया पे भी जंगीज़ खान का कब्जा हुआ करता था। ओके, लेकिन ये जंगीज़ खान किधर से बिलोंग करते थे? मुगल्स के मदर साइड से, मतलब उनके माँ के साइड से। तो फ्रॉम देयर मदर्स साइड दे वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ जंगीज़ खान। तो ये अपने माँ के साइड से किसके वंशज थे? जंगीज़ खान के। ओके, मतलब होता है ना कि जैसे आप हैं तो आपका दो साइड होगा, एक आपके मदर का साइड होगा जिसको कि आप नानी का घर बोलते हैं, और आपके एक फादर का साइड होगा जो जिसको आप दादी का घर कहते हैं, फिर दादा का घर कहते हैं। तो उसी तरीके से मंगोल जो थे वो किसके वंशज थे? मदर साइड से जंगीज़ खान के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला, फ्रॉम देयर फादर्स साइड, और फादर के साइड से दे वेयर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर। और फादर के साइड से ये किसके वंशज थे? तैमूर। और ये तैमूर का जो डेथ हुआ था वो 1404 में हो चुका था। और ये तैमूर कहाँ का राजा था भाई? वो देख लो था, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। ईरान, इराक और आज के टाइम पे जिसको आप तुर्की के नाम से जानते हैं, यहाँ का राजा हुआ करता था कौन? तैमूर। समझ में आ रहा है बात? तो आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, इनका जो मंगोल बेसिकली जो मुग़ल हैं, ये वंशज थे दो साइड के। मदर के साइड से यदि हम बात करें तो ये जंगीज़ खान के वंशज थे, ठीक। इनके मदर के साइड से यदि हम बात करें तो ये जंगीज़ खान के वंशज थे। दूसरा यदि हम बात करें इनके फादर के साइड से तो ये तैमूर के वंशज थे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुगल्स जो हैं वो किसी एक तरफ से आए थे, नहीं, ये दो साइड से आए हैं। कैसे? इसके मदर के साइड से बात करें तो जंगीज़ खान के तरफ से आए हैं ये लोग, उनका वंशज है, और इनके फादर के साइड से बोले तो तैमूर के वंशज हैं ये लोग। तो मुगल्स कितने साइड से आए? दो साइड से आए। तो बताइए कि मुगल्स जो हैं वो कितने राजाओं के तरफ से आए हुए हैं? दो राजाओं के तरफ से, एक मदर के साइड से जंगीज़ खान और एक फादर के साइड से तैमूर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। लेकिन मुगल्स ना अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, देखो। दिस वॉज बिकॉज जंगीज़ खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मस्कर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। मुगल किस वर्ड से आया है? मंगोल से, है ना, जिसको हम लोग आज मुगल बोलते हैं। इसका मतलब किस साइड के हम बारे में बात कर रहे हैं? इनके मदर के साइड के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब किसके बारे में? जंगीज़ खान के बारे में। और जंगीज़ खान कहाँ से थे? मंगोलिया से थे, मंगोल से थे। तो वही वर्ड हम लोगों ने दे दिया किसको? इनको, मुस्लिम राजाओं को, कि तुम मुगल हो। मुगल मतलब मंगोलिया के हो, तुम मंगोलिया से आए हो। किसके तरफ से? जंगीज़ खान के तरफ से, उनके वंशज हो तुम लोग, ठीक ना। लेकिन ये मुगल्स ना अपने आप को मुगल नहीं कहलाना पसंद करते थे। मंगोलिया मतलब मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। मुगल या मंगोल बोलो, बात सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये किधर से आ रहे हैं? जंगीज़ खान के तरफ से आ रहे हैं। और जंगीज़ खान ने कई सारे निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और यदि इनको मुगल बुलाया जाएगा या फिर मंगोल बुलाया जाएगा तो क्या लगता है आपको कि इनके एक कैरेक्टर पे भी दाग आएगा कि नहीं आएगा? मुगल मतलब मंगोल, और मंगोल का मतलब सिंपल सा कौन? जंगीज़ खान, जिन्होंने कई सारे लोगों को मार दिया था।
तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम मंगोल नहीं कहलाएंगे या फिर हम मुग़ल नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम मंगोल या फिर मुग़ल कहलाएंगे, इसका मतलब है कि हम जंगीज़ खान का वंशज हैं, वो तो सही है, लेकिन हम उनका अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कई सारे लोगों को जान से मार दिया था। ठीक है, तो फिर ये किसका साइड लेना चाहते हैं? अपने फादर के साइड, तैमूर की तरफ से ये लोग कहलाना चाहते हैं। तो हुआ क्या फिर देखो, इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद दी उज़्बेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। दूसरा कारण है कि ये लोग क्यों नहीं कहलाना चाहते थे अपने आप को मंगोल या फिर मुग़ल, क्योंकि ये उज़्बेक से भी रिलेटेड है, और उज़्बेक कौन था? मंगोल का कॉम्पिटिटर, और वो भी बहुत पावरफुल था। मतलब कुछ भी हो जाए, ये लोग मुग़ल कहलाना या फिर मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मुग़ल का मतलब या फिर मंगोल का मतलब हो गया कहाँ का राजा? मंगोलिया का राजा। कौन? जंगीज़ खान। और जंगीज़ खान ने कई सारे लोगों को मार दिया था। तो ये लोग अपने मदर के साइड से जो जंगीज़ खान थे, उनके वंशज ये लोग नहीं कहलाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब हम उनके वंशज कहलाएंगे तो मेरे ऊपर हमेशा उंगली उठेगा कि ये वही वंशज है जिनके पूर्वज ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? जंगीज़ खान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लोग नहीं कहना चाहते हैं। आगे, द मुगल्स वेयर प्राउड ऑफ देयर तिमरिद एंसेस्टर, मतलब तैमूर का बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये लोग क्या कहलाना चाहते हैं? अपने तैमूर के तरफ से ये लोग अपने आप को पहचानते हैं, मतलब अपने फादर के साइड से ये लोग पहचाने जाना चाहते हैं। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। मतलब सिंपल सा आप इसमें ये समझो कि ये लोग अपने मदर के साइड से, यानी कि जंगीज़ खान का जो टाइटल है मंगोलिया का, मंगोल ये लोग कहलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मंगोल का मतलब हो गया कि जंगीज़ खान, और जंगीज़ खान का मतलब हुआ कई सारे लोगों को उन्होंने मार दिया था। तो वो लोग ये अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, मतलब ये लोग अपने आप को मंगोल या फिर मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करते। तो फिर क्या चाहते हैं? अपने आप को बोलना तैमूर के साइड से, मतलब किसके साइड से? फादर के वंशज ये लोग अपना कहलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है वो समझ लो बस। देखो, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ मुगल्स कौन थे, तो सिंपल से बताना है कि मुगल्स दो तरफ से आए थे। सिंपल सा ध्यान रखना है। बात किया जाए अपने इसके मदर के साइड से, तो ये किसके वंशज थे? जंगीज़ खान के वंशज थे। इनके मदर के साइड से यदि हम बात करें तो ये किसके वंशज थे? जंगीज़ खान के वंशज थे। और जंगीज़ खान कौन था? मंगोलिया का राजा था, जिनका कंट्रोल केवल मंगोलिया पे नहीं था, बल्कि चाइना, मंगोलिया और एशिया के सेंट्रल पार्ट पे, यानी कि बीच वाले पार्ट पे भी इनका पूरा कंट्रोल था, जिनका डेथ जो है वो 1227 में हो गया था। और ये जंगीज़ खान के बारे में ना कभी जाके आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक राजा था, मतलब बहुत खतरनाक राजा था। उसके बाद बात करें इनके फादर के साइड से, तो ये किसके वंशज थे भाई? इनके फादर के साइड से बात करें तो ये वंशज थे किनके? तैमूर के थे। ठीक ना, जिनका तैमूर का डेथ हो गया था 1404 में। और ये तैमूर बेसिकली कहाँ का राजा था? ईरान, इराक और जिसको आप मॉडर्न डे में टर्की जानते हैं, वहाँ का भी ये राजा था। तो ईरान, इराक, टर्की, इन सभी का राजा हुआ करता था तैमूर उस समय पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन मुगल्स अपने आप को मुग़ल और मंगोल, अब जो बोलो बात से में, क्यों नहीं पसंद करते थे कि हमको लोग मुग़ल के नाम से या फिर मंगोल के नाम से जाने? क्योंकि मंगोल और मुग़ल का मतलब हुआ डायरेक्टली आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जंगीज़ खान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जंगीज़ खान ही तो राजा था ना मंगोलिया का, मंगोल का। मंगोल बोलो या मंगोलिया बोलो बात से में। तो ये लोग चाहते थे कि नहीं, हमको लोग जो है ना वो मुग़ल या फिर मंगोल के नाम से ना जाने, क्योंकि जब जब मंगोल या फिर मुग़ल बोलेगा तब किसका याद आएगा लोगों को? जंगीज़ खान का याद आएगा। और जंगीज़ खान का याद आएगा तो लोग हमको क्या करेंगे? हेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जंगीज़ खान ने कई सारे लोगों को, मासूम लोगों को जिंदा मार दिया था। तो ये लोग चाहते हैं कि नहीं, हमको जो है ना लोग मंगोल के तरफ से ना जाने, मुग़ल के नाम से ना जाने, हमको अपने फादर के साइड से लोग जाने, मतलब तैमूर के नाम से जाने। और वो प्राउड करते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना कुछ खास गलत काम नहीं किया था। तैमूर, समझ में आ रही है बात अब? तो ये थे हमारे मुग़ल। तो मुग़ल दो तरफ से आए थे, अपने मदर के साइड से भी थे वो वंशज, और अपने फादर के साइड से भी वो वंशज थे। आगे बढ़ें। अगला हमारा मुग़ल मिलिट्री कैंपेन। ये क्या है? देखो, मुग़ल मिलिट्री कैंपेन के टॉपिक के अंदर बेसिकली आप पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। ठीक है, समझते हैं क्या है इसमें। देखो, बाबर वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर। ध्यान रखना इस बात को, एकदम गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में।
कि मुगल एम्पायर का यानी कि मुस्लिम राजा का सबसे पहला राजा कौन था इंडिया में? बाबर। ठीक है, आगे बढ़े। और ये बाबर रूल कब से कब तक किया है? 1526 से लेकर 1530 तक रूल किया है। अच्छा, बहुत लोग समझते हैं ना कि ये रूल इनका जन्म है। अरे नहीं भाई, जन्म नहीं है, ये इनका रूल टाइम पीरियड है कि इन्होंने कब से कब तक रूल किया है। ठीक है, तो बाबर मुगल का पहला राजा है। ठीक है, ही सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। सोचो, जब ये 12 साल के केवल जब ये 12 साल के थे, तो 12 साल के उम्र में इन्होंने फरगना को अपने कब्जे में कर लिया था। सोचो, मतलब एक जगह का नाम है, समझ रही है बात। तो फरगना को अपने कब्जे में ले लिया था इन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में। तो बहुत पावरफुल एक तरीके से थे ये तो 12 साल में ये हाल है, और इनका टाइम भी था, आगे हुआ तो और ये बहुत बड़े राजा साबित हुए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज्बेक्स। लेकिन बाद में मंगोल का एक और राजा था, हमने बोला ना अभी आपको यहाँ पे कि ये मंगोल का राजा कौन? जंगीज़ खान। और जंगीज़ खान का कॉम्पिटिटर कौन, मतलब जंगीज़ खान का दुश्मन कौन? उज्बेक्स। मतलब समझ आ रही है बात। देखो, हर राजा का ना कोई दुश्मन होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, इसमें आपको और आगे समझ में आएगा। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको मेरे हिसाब से। तो ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज्बेक्स। तो ये 12 साल की उम्र में फरगना को अपने कब्जे में ले तो लिया था, लेकिन बाद में इनको अपने पद से हटना पड़ा, मतलब राजा के पद से इनको हटना पड़ा, क्योंकि इनके एरिया पे हमला कर दिया किसने? उज्बेक्स ने। और ये उज्बेक्स कहाँ से बिलोंग करते थे भाई? मंगोल से बिलोंग करते थे, मतलब ये भी एक बहुत पावरफुल राजा था। समझ में आया बात। तो इन्होंने बाबर के एरिया पे हमला किया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक ना। तो बाबर ज़्यादा दिन तक राजा रह पाया क्या उधर? बिल्कुल भी नहीं। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। बाबर वहाँ पे तो हार गया उज्बेक से, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? दिल्ली के सुल्तान के ऊपर हमला किया। अब ये लोग कहाँ आ रहे हैं बताओ? धीरे धीरे इंडिया आ रहे हैं। अभी तक इंडिया से बाहर थे, ठीक, अब धीरे धीरे ये इंडिया आ रहे हैं। तो इन्होंने दिल्ली के सुल्तान को यानी कि दिल्ली के राजा को इन्होंने हरा दिया। और उस समय पे 1526 में दिल्ली का राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। और कहाँ पे हराया? पानीपत में। हाँ, आपने सुना होगा बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। और दिल्ली और आगरा पे बाबर ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और यहीं से इंडिया में मुगल का कंट्रोल क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो अभी तक, अब बस आप ये समझो कि अभी तक मुगल कहाँ थे? दिल्ली के इंडिया के बाहर थे या इंडिया के अंदर थे? इंडिया के बाहर थे, उनका नामो निशान इंडिया में नहीं था। लेकिन उस समय पे यही चीज़ था कि हर राजा एक दूसरे के ऊपर हमला करता रहता था अब उसके एरिया को जीतने के लिए। तो बाबर 12 साल की उम्र में फरगना को अपने कब्जे में ले लिया। उनका मनोबल बहुत बढ़ गया, उनको बहुत मोटिवेशन मिला, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, क्योंकि उज्बेक्स उसके ऊपर हमला किए और उसको अपने कब्जे में वो ले लिए। लेकिन बाबर यहीं पे हौसला हारा नहीं, उन्होंने देखा इंडिया को, और इंडिया को देखा कि इंडिया पे भी हमला किया जा सकता है और उसको भी अपने कब्जे में लिया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में भी क्या है? रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब धन संपत्ति यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने दिल्ली के सुल्तान पे पहले हमला किया। और उस समय पे दिल्ली का सुल्तान यानी कि दिल्ली के राजा उस समय पे कौन था? इब्राहिम लोदी था। ओके, तो इब्राहिम लोदी को वो हरा देता है। कहाँ पे? पानीपत में। पानीपत में लड़ाई होता है, तो पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा देता है बाबर। और फिर बाबर दिल्ली का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। और वो तुरंत दिल्ली को और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। और अभी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि इन्होंने 1500, आइए आपको याद दिलाते हैं, फ्रॉम द हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के हाफ में, मतलब 1550 के आसपास तक
आगरा और दिल्ली को इन्होंने अपने कब्जे में पूरी तरीके से ले लिया था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने 1526 में ही दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन थोड़ा सा दायरा बढ़ाने में टाइम लगा और 1550 आते आते तक इनका पूरा कब्जा कहाँ तक फैल गया, दिल्ली और आगरा तक फैल गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि बाबर ने इंडिया में किसका इस्टेब्लिश किया, मुग़ल रूल का इस्टेब्लिश किया, है ना। और यहीं से इंडिया में कई साल तक मुग़ल्स का क्या रहने वाला है, अब दबदबा रहने वाला है, कब्जा रहने वाला है। समझ में आया बात। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इंडिया मुग़ल जो थे इंडिया के थे या इंडिया के बाहर के थे? इंडिया के बाहर के थे, ठीक है ना। लेकिन वो एक बार इंडिया आए तो उनको इंडिया अच्छा लग गया, इनको यहाँ पे बहुत सारे संपत्ति रिसोर्स वगैरह दिखा और ये यहीं पे रह गए, ठीक है ना। यहीं पे रह गए और यहीं पे वो मारे भी गए। समझ रही है बात। तो इस तरीके से 1550 के आते आते तक लगभग दिल्ली और आगरा पे इनका कब्जा हो गया। थोड़ा सा और टाइम बीता तो इंडिया के अधिकतर पार्ट में उसका कब्जा लगभग हो गया था। आगे बढ़े हम लोग। अगला है हमारा मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। अब इसमें ना मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन में ये है कि मुग़ल कैसे आगे बढ़ते थे, मतलब मुग़ल्स अपने पूरे संपत्ति को या फिर अपने मुग़ल्स अपने एरिया को कैसे आगे बढ़ाते थे। तो मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन का मतलब हुआ कि मुग़ल्स अपने आप को कैसे आगे बढ़ाते थे, अपने संपत्ति को कैसे आगे बढ़ाते थे, उन लोगों के बीच में बंटवारा कैसे होता था। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। देखो, द मुग़ल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्री मॉर्गेनिचर। प्री मॉर्गेनिचर का मतलब होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस एक्सक्लूसिवली टू द एल्डेस्ट सन, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। देखो होता क्या था, लिखा हुआ है द मुग़ल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्री मॉर्गेनिचर। प्री मॉर्गेनिचर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये प्री मॉर्गेनिचर में बिलीव नहीं करता था। प्री मॉर्गेनिचर का मतलब होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस एक्सक्लूसिवली टू द एल्डेस्ट सन, मतलब सारा का सारा जो संपत्ति है वो किसको मिल जाना चाहिए, बड़े भाई को मिल जाना चाहिए, मतलब बड़ा जो बेटा होगा उसको मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं था उन लोगों, ये लोग ऐसा नहीं बिलीव करते थे। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट, बल्कि जो बड़ा बेटा होता था वो पूरा का पूरा फादर का, देखो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझो, सिंपल सा, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ऐसे समझो। द मुग़ल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्री मॉर्गेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। होता क्या है जनरली, एक पॉइंट और पढ़ लो फिर आपको समझ में आएगा। दे फॉलोड दैट मुग़ल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कॉपरेंशनरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमॉन्ग्स्ट ऑल दी सन्स। देखो होता क्या है जनरली, पहले क्या था ना कि बहुत सारे ऐसे थे, मतलब उस समय पे कल्चर था हमारे इंडिया में कि यदि पिताजी के बाद संपत्ति का कोई मालिक बनेगा तो वो कौन बनेगा, बड़ा बेटा, है ना। छोटे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, पहले ऐसा सिस्टम चलता था। लेकिन मुग़ल ये नहीं मानते थे, उनका मानना था कि नहीं, बड़ा बेटा केवल क्यों बने संपत्ति का मालिक, छोटा बेटा भी है, बीच वाला बेटा भी है, सबको बराबर प्रॉपर्टी बांट दो। समझ रही है बात। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मुग़ल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्री मॉर्गेनिचर। ये प्री मॉर्गेनिचर में बिलीव नहीं करते थे। प्री मॉर्गेनिचर का मतलब होता है कि सारा संपत्ति बाप का किसको दे देना है, बड़े बेटे को दे देना है। इसमें वो बिलीव नहीं करते थे, मतलब कि सारा संपत्ति बड़े बेटे को मिल जाए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो फिर वो लोग बिलीव किस में करते थे, बिलीव ये करते थे कि बड़ा बेटा हो चाहे छोटा बेटा हो, सभी के बीच में प्रॉपर्टी का क्या होगा, बंटवारा बराबर होगा। इस तरीके से मुग़ल आगे बढ़ते थे। समझ में आया बात। अब जैसे इंडिया में भी आप देखोगे तो पहले ये चीज़ था, इंडिया में भी पहले ये चीज़ था कि जो बड़ा बेटा होता था उनको ही संपत्ति का मालिक बना दिया जाता था पिताजी के जाने के बाद। तो अब बेचारा छोटा भाई क्या करे, बीच वाला भाई क्या करेगा, उसको तो कोई संपत्ति नहीं मिला, उनको अंडर में रहना पड़ता था। किसके अंडर में, बड़े भाई के अंडर में। समझ रही है बात। तो पहले ये सिस्टम था, लेकिन मुग़ल इसमें बिलीव नहीं करते थे, बोलते थे नहीं, सारा संपत्ति का मालिक यदि हम बड़े बेटे को बना देंगे तो फिर मेरा छोटा वाला बेटा क्या करेगा।
तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया, बोला कि नहीं, हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, सारा संपत्ति का मालिक जो है वो बड़ा बेटा नहीं बनेगा, बल्कि सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। दे फॉलोड द मुगल एंड तिमरिद कस्टम ऑफ, तो ये जो तिमरिद मतलब वही फादर के साइड का बात हो रहा है, तो वहाँ पे जो सिस्टम चलता था उन्होंने ये चीज़ बिलीव मतलब ये चीज़ उन्होंने अपनाया कि और ऑफ कॉपरेंसनरी, आप इसको जो बोल सकते हो आपको समझ में आएगा, इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग्स ऑल दिस सन्स। तो इन्होंने बोला कि नहीं, सारा संपत्ति हम बड़े बेटे को नहीं देंगे, बल्कि छोटे बेटे को भी कुछ संपत्ति का मालिक हम बनाएंगे, है ना। तो मुगल में संपत्ति का बंटवारा ऐसे होता था, ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से मुगल अपने बेटों के बीच में संपत्ति का बंटवारा करता था। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अगला टॉपिक है हमारा मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।